Good morning everyone. Welcome to TS the School. Myself Swati Mahavar. I teach SST subject. Today we start with the subject history of class 10. We start with chapter number 1. The name of the chapter is The Rise of Nationalism in Europe. In the previous videos we complete the introduction part of this chapter and section 1 of this chapter, the French Revolution and the idea of nation. Today in the new video we start the section 2 of this chapter, the making of nationalism in Europe. Now, if we look at the map of mid-18th century Europe, you will find that there were no nation state as we know them today. अगर हम mid-18th century का यूरोप देखेंगे और आज का यूरोप का मैप देखेंगे तो दोनों मैप के अंदर चेंजेस है. क्या चेंजेस है कि mid-18th century के यूरोप के मैप के अंदर तो नेशन स्टेट्स थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है. What we know today as Germany, Italy, Switzerland were divided into kingdoms. आज स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, इटली सबको किंगडम्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया है. अलग अलग किंगडम्स, राज्य बना दिए गए. डचेस, कैंटोन्स, उनके अलग अलग एरियाज़ बना दिए गए. हुज रूलर्स हैड देयर ऑटोनॉमस टेरिटरीज. अब वहाँ के जो रूलर्स हैं वो अपनी ऑटोनॉमस टेरिटरी चलाते हैं, यानी किसी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, कोई टेरिटरी एक दूसरे के कामों में इन्वॉल्वमेंट नहीं करती है. ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वर अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्की विद इन द टेरिटरीज ऑफ विच लिव डाइवर्स पीपल. ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप की हम बात करते हैं तो वहाँ पर मोनार्की सिस्टम चलता है, उनकी टेरिटरीज अलग है. वहाँ के लोग क्या जैसे कोई पर्टिकुलर एरिया का जो लोग हैं वो लोग आपस में मिलके काम करेंगे और वहाँ का जो रूलर होगा वो उन्हीं लोगों का कंट्रोल उसके हाथ में होगा. दे डिड नॉट सी देमसेल्व्स एज शेयरिंग अ कलेक्टिव आइडेंटिटी और अ कॉमन कल्चर. ना तो उनके व्यूज़ ओपिनियंस कलेक्टिवली होते हैं, सेम होते हैं, ना ही उनके कॉमन कल्चर वहाँ पर चलता है. जो एक टेरिटरी का पर्सन होगा और जो दूसरी टेरिटरी का पर्सन होगा उन दोनों के व्यूज़ के अंदर, ओपिनियंस के अंदर चेंजेस होंगे, उनके कल्चर के अंदर चेंजेस होंगे. ऑफन दे इवन स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज एंड बिलोंग टू डिफरेंट एथनिक ग्रुप. सबका लैंग्वेज, कन्वर्सेशन का जो लैंग्वेज होता है वो अलग होता है. सबके जो एथनिक ग्रुप्स होते हैं, जो रिलीजन ग्रुप्स होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं. The Habsburg Empire that ruled over Austria-Hungary, for example, was a patchwork of many different regions and people. अब जो हैब्सबर्ग एम्पायर उन्होंने बनाया उसमें क्या था, पैचवर्क था, अलग अलग रीजन और पीपल, यानी अलग अलग रीजन और पीपल को मिला करके उन्होंने अपना खुद का एक एम्पायर बनाया था. इट इंक्लूडेड द एल्पाइन रीजन. अब कौन कौन से कंट्री उस हैब्सबर्ग एम्पायर के अंदर था, द टायरोल, ऑस्ट्रिया एंड द सुडेटलैंड एज वेल एज बोहेमिया वेयर द एरिस्टोक्रेसी वर प्रीडोमिनेटली जर्मन स्पीकिंग. अब ये जो सारे कंट्रीज़ थे वहाँ पर जो मेन कॉमन लैंग्वेज चलता था वो लैंग्वेज था जर्मनी. इट ऑल्सो इंक्लूडेड द इटालियन स्पीकिंग प्रोविंस ऑफ लुम्बार्डी एंड वेनेटिया. अब लुम्बार्डी और वेनेटिया की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पर इटालियन लैंग्वेज चलता था. इन हंगरी हाफ ऑफ द पीपल स्पोक मैगियार वाइल द अदर हाफ ऑफ द वेराइटी ऑफ डायलैक्ट्स. अब हंगरी कंट्री की हम बात करते हैं तो वहाँ का जो आधा पॉपुलेशन था, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन लैंग्वेज बोलता था मैगिया, और जो दूसरे जो हाफ जो पॉपुलेशन बचा था वो अलग अलग डायलैक्ट्स, मतलब अपने रीजन के अकॉर्डिंग वो अलग अलग बोलियाँ बोला करते थे. बोलियाँ मीन्स जो भाषाएँ होती थी उनकी. इन गैलिशिया द एरिस्टोक्रेसी स्पोक पॉलिश. गैलिशिया के अंदर जो लैंग्वेज चलता था दैट इज़ पॉलिश. Besides these three dominant groups, there also live within the boundaries of the empire a mass of subject peasant people. अब ये तो मेन 3 लैंग्वेजेस हो गए, 3 ग्रुप ऑफ पर्सन्स हो गए. इनके अलावा जो वहाँ पर लोग रहते थे वो होते थे पीजेंट्स वहाँ को जो खेती का काम करते थे, कल्टीवेशन का काम करते थे. बोहेमियंस एंड स्लोवाक्स टू दी नॉर्थ साइड में रहते थे, बोहेमियंस एंड स्लोवाक्स. स्लोवेंस इन दी कैरनोलिया, क्रोट्स टू द साउथ एंड रोमन्स टू द ईस्ट इन ट्रांसिल्वानिया. ठीक है, ये सारे एरियाज़ के अंदर यहाँ पर लोग रहते थे, ईस्ट के अंदर, नॉर्थ के अंदर और साउथ के अंदर. सब जो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट सभी जगह पर जो पीपल का जो ग्रुप ऑफ पर्सन था वो क्या था, अलग अलग था. सच डिफरेंसेस डिड नॉट ईजिली प्रमोट अ सेंस ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी. अब ये जो डिफरेंसेस थे सभी के बीच में डिफरेंसेस थे, सभी के बीच में अलग अलग ओपिनियंस होते थे, अलग अलग सिस्टम होता था और इसकी वजह से उनके अंदर पॉलिटिकल यूनिटी नहीं थी. द ओनली टाई बाइंडिंग दीज डाइवर्स ग्रुप टुगेदर वॉज अ कॉमन एलिगेंस टू द एम्पायर. अब सब अलग अलग थे, अलग अलग होने के बाद अगर उनको टाई अप करना था तो टाई अप करने के लिए, उनको मिलाने के लिए एक ही कॉमन एम्परर वहाँ पर था, दैट इज़ एलिगेंस. हाउ
डिड नेशनलिज्म एंड द आइडिया ऑफ द नेशन स्टेट इमर्ज। अब कैसे नेशनलिज्म की फीलिंग लोगों के अंदर आएगी, कैसे वो अपने कंट्री को नेशन बनाएंगे। नाउ नेक्स्ट, द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। Socially and politically, a landed aristocracy was the dominant class on the continent. सोशल और पॉलिटिकल स्फेयर से अगर हम देखते हैं तो डोमिनेंट क्लास जो पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर था, जो सबसे अच्छा जो क्लास था वो था एरिस्टोक्रेट्स। द मेंबर्स ऑफ दिस क्लास वर यूनाइटेड बाय अ कॉमन वे ऑफ लाइफ दैट कट अक्रॉस रीजनल डिविजन्स। अब यहाँ के जो लोग थे अपने आप में यूनिटी में रहते थे वो लोग, और यही यूनिटी उनका कॉमन ज़िंदगी जीने का यही वे था। मतलब कॉमनली जब वो लोग एक साथ रहते थे तो किसकी वजह से रहते थे, यूनिटी की वजह से। दैट कट अक्रॉस, और इसी यूनिटी की वजह से जो उनके बीच में जो डिविजन्स थे, जो डिस्पैरिटीज़ थी वो क्या हो जाती थी, अलग अलग हो जाती, ख़त्म हो जाती थी। दे ओन एस्टेट्स इन द कंट्री साइड एंड ऑल्सो टाउन हाउसेज। अब उनका जो एस्टेट होता था जिसके अंदर वो लोग रहते थे, कंट्री के अंदर जिस स्टेट के अंदर वो लोग रहते थे और जिस टाउन के अंदर उनके घर होते थे, तो वहाँ पर वो लोग अपना रूल चलाते थे। दे स्पोक फ्रेंच फॉर द पर्पस ऑफ डिप्लोमेसी एंड हाई सोसाइटी। अपने डिप्लोमेसी, अपने जो डेली रूटीन ऑफिशियल वर्क्स के लिए वो लोग, और हाई सोसाइटी के अंदर वो लोग कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते थे, फ्रेंच लैंग्वेज, जो शो करता था कि हाँ भाई ये हाई सोसाइटी, हाई प्रोफाइल लोग हैं। द फैमिलीज़ वर ऑफन कनेक्टेड बाय टाइज ऑफ मैरिज। अब फैमिलीज़ के बीच में कनेक्शन मैरिज से हो जाते थे। जैसे एक ही फैमिली दूसरी फैमिली के साथ में जब कनेक्शन स्टैब्लिश करती थी तो बिकॉज ऑफ मैरिज। दिस पावरफुल एरिस्टोक्रेसी वॉज हाउएवर न्यूमेरिकली अ स्मॉल ग्रुप। अब जो एरिस्टोक्रेट्स का जो ग्रुप था वो बहुत पावरफुल था, लेकिन छोटा होने के बावजूद, बहुत छोटा ग्रुप था, नंबर ऑफ़ पीपल बहुत कम थे। नंबर ऑफ़ पीपल बहुत कम होने के बावजूद ये क्या थे, बहुत पावरफुल थे पूरे कंट्री के अंदर। द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वॉज मेड अप ऑफ द पीजेंट्री। ज़्यादा अमाउंट में मेजोरिटी के अंदर जो लोग थे वो थे पीजेंट्स। टू द वेस्ट द बल्क ऑफ द लैंड वॉज फ्रेम्ड बाय टेनेंट्स एंड स्मॉल ओनर्स, वाइल इन द ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप द पैटर्न ऑफ लैंड होल्डिंग्स वॉज कैरेक्टराइज बाय द वास्ट स्टेट्स विच वर कल्टिवेटेड बाय सब। अब इस कंट्री के वेस्ट की अगर हम बात करते हो तो वेस्ट के अंदर सबसे ज़्यादा अमाउंट पे जो लोग थे वो थे टेनेंट्स और स्मॉल ओनर। टेनेंट्स कौन होते हैं, जो कल्टीवेशन का काम करते हैं, खेतीबाड़ी का काम करते हैं। स्मॉल ओनर जिनकी खुद की छोटी मोटी ज़मीनें थी जहाँ पर वो प्रोडक्शन का काम करते थे। वाइल और ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर जो कल्टीवेशन करते थे, जो खेती का काम करते थे, वो कौन करते थे, सर्व। उन लोगों को क्या कहा जाता था, सर्व। नाउ इन वेस्टर्न एंड parts of Central Europe, the growth of industrial production and trade meant the growth of towns and the emergence of commercial classes, whose existence was based on production for the market. वेस्टर्न और सेंट्रल पार्ट ऑफ यूरोप की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता था, ट्रेड होता था, मतलब गुड्स बनाए जाते थे, चीज़ें बनाई जाती थी और आगे बेची जाती थी। मीन द ग्रोथ ऑफ टाउन, इसकी वजह से उस टाउन्स का, उस पर्टिकुलर एरिया का ग्रोथ और डेवलपमेंट हुआ था। एंड द इमरजेंस ऑफ कमर्शियल क्लास, और यहाँ पर जो प्रोडक्शन का काम करते थे उनको क्या कहा जाता था, कमर्शियल क्लास। हुज एक्सिस्टेंस वॉज बेस्ड ऑन प्रोडक्शन फॉर द मार्केट, और उनका एक्सिस्टेंस सिर्फ किस लिए था कि वो मार्केट में प्रोडक्शन का काम करते थे, मार्केट को प्रोडक्शन प्रोड्यूस्ड गुड्स मार्केट को अवेलेबल कराते थे। इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगैन इन इंग्लैंड इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी के सेकेंड हाफ के अंदर जो यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन का यानी इंडस्ट्रीज सेटअप होने का काम यहाँ पर शुरू हुआ था। बट इन फ्रांस एंड पार्ट्स ऑफ द जर्मन स्टेट इट अकर्ड ओनली ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। लेकिन हम फ्रांस और दूसरे जर्मन स्टेट्स की बात करेंगे तो वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन होते होते कौन सी सेंचुरी आ गई, 19th सेंचुरी। इन इट्स वेक न्यू सोशल ग्रुप्स केम इनटू बीइंग अ वर्किंग क्लास पॉपुलेशन। एक नया सोसाइटी के अंदर ग्रुप आ गया था, जो कौन थे, वर्किंग क्लास थे, मिडिल क्लास, एंड मिडिल क्लास मेड अप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल। इन्हें मिडिल क्लास कहा जाता था और ये बिजनेस क्लास होते थे क्योंकि ये प्रोडक्शन का काम करते थे इंडस्ट्रीज़ के अंदर। प्रोफेशनल वर्क ये लोग किया करते थे। प्रोफेशनल जैसे कि डॉक्टर, टीचर, लॉयर, ये सब किसके अंदर आ जाएंगे, प्रोफेशनल्स के अंदर। इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप दीज ग्रुप वर स्मॉलर इन नंबर टिल लेट 19th सेंचुरी। सेंट्रल और ईस्टर्न ग्रुप में ये इनका जो नंबर रेशियो था बिजनेस क्लास का वो क्या था, कम था, लेकिन 19th सेंचुरी तक आते आते क्या हो गया, बढ़ता गया। It was among the educated liberal middle class that idea of national unity following the abolition of aristocrat privileges gained popularity. अब जैसे जैसे लोग लिबरेट होते गए,
एडुकेटेड होते गए, पढ़ाई लिखाई करते गए, उनको समझ में आता गया कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। तो जैसे जैसे उनको एडुकेशन मिलता गया, वैसे वैसे नेशनल की जो फीलिंग थी, नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी, नेशनल यूनिटी की जो फीलिंग थी, वो उनके अंदर आती गई। उनको पता चलता गया कि अब हमें क्या करना है, हमें इंडिपेंडेंट रहना है, हमें लिबरल होना है, ईज़िली हम ग्रुप में यूनाइट होकर के रहें ताकि हमारा भी डेवलपमेंट हो सके और पूरे नेशन का भी डेवलपमेंट हो सके। और इसके बाद में जब नेशनलिस्ट की फीलिंग उनके अंदर क्रिएट होने लगी, उसके बाद में जो एरिस्टोक्रेसी का जो रूल था वो धीरे धीरे क्या होने लग गया, ख़त्म होने लग गया। उसने अपनी पॉपुलैरिटी धीरे धीरे खो दी, लोगों का विश्वास उसके ऊपर से क्या हो गया था, उठ गया था। क्लियर टू यू?